हेलो स्टूडेंट, योर वेलकम और मैं साइंस 96 देखिए, आज हमें कक्षा 10 की एनसीईआरटी बुक गणित का अध्याय 3 जिसका नाम है दो चर वाले रेखीय समीकरण युग्म के बारे में पढ़ेंगे इस वीडियो में। तो भैया पिछली वीडियो में मैंने आपको दो चर वाले रेखीय समीकरण युग्म का प्रारूप बताया था। इसको मैं पुनः रिपीट कर रहा हूं, तो याद कर लेना भैया। अगर किसी ने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो इस वीडियो को पूरा देख लेना, ठीक है ना। और जो स्टूडेंट इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं वो भैया इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का बटन दबा लीजिए ताकि मेरी प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी तक पहुंच जाए, ठीक है ना। तो ऐसा करने से क्या होगा भैया, जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूंगा आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा, तो आप भली भांति तरीके से पढ़ सकेंगे, ठीक है ना। रोजाना रेगुलर पढ़ेंगे। अब हमें तबीयत यानी सुधर चुकी है तो भैया यानी मेहनत करने पर जुट जाइए। अभी यानी क्लास 10th का रिजल्ट आने वाला है, 12th का आया। 12th में आपने देखी होगी किसी की कितनी परसेंट बनी है, 90 प्लस बनी है, 95, 96, 99, इस प्रकार से। तो उनकी ऐसे परसेंट कैसे बनती है? तो भैया उनकी परसेंट ऐसे इसलिए बनती है क्योंकि वो रेगुलर मेहनत करते हैं, ठीक है ना। वो अपने यानी खेल कूद पर ध्यान नहीं देते हैं, उनका काम केवल एक ही होता है, पढ़ाई करना। उनका एक ही मकसद होता है, केवल रेगुलर पढ़ाई करना। उनकी वो यानी दोस्ती किताबों से करते हैं। इसलिए आपको भी अच्छे मार्क्स लाने हैं, 90 प्लस परसेंट बनानी है। गणित और विज्ञान की गारंटी मैं लेता हूं। गणित और साइंस, गणित और विज्ञान में 100 में 100 ही नंबर आएंगे आपके, यदि आप मेरे साथ रेगुलर पढ़ेंगे, ठीक है ना। हाँ, कुछ स्टूडेंट तो ऐसे होते हैं जो यानी इस बोर्ड को देख करके भाग जाते होंगे कि यानी ये तो कैसा बोर्ड है। अरे भैया ऐसे ही बोर्डों पर स्कूलों में पढ़ाया जाता है। आप यूट्यूब चैनल पर और भी चैनल देखे होंगे जिन पर यानी डिजिटल बोर्ड है भैया, यानी उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत है, इसलिए वो डिजिटल बोर्ड लेकर के आ गए हैं। हमारे पास अभी ऐसा सिस्टम नहीं है डिजिटल बोर्ड लाने का। अभी हमें इसी बोर्ड पर ही मेहनत करेंगे, ठीक है ना। और भगवान ने चाहा तो नेक्स्ट भविष्य में हम भी एक डिजिटल बोर्ड लेकर के आ जाएंगे यदि आपका साथ रहा तो, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बने रहना वीडियो में लास्ट तक। वीडियो को जब देख रहे हैं तो वीडियो को पूरा ही देखना है, ठीक है ना। आप क्या करते हो यानी थोड़ी देर चलाई और भाग जाते हो। तो ये थोड़ी देर चलाने से आपकी समझ में कुछ नहीं आने वाला। जब तक आप वीडियो को पूरा नहीं देखेंगे, उसको समझेंगे नहीं, मेरी प्रत्येक आवाज को ध्यान से नहीं सुनेंगे, तब तक आपकी समझ में कहां से बैठेगा। तो ये समझ में तो तब बैठेगा जब आप वीडियो को पूरा देखेंगे, आप एकांत में जाकर के पढ़ेंगे और आपका फोकस बिल्कुल इसी पर होना चाहिए, बोर्ड पर समझने पर। मेरी आवाज को कानों से ध्यान से सुना करो, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमें आज इसे अध्याय को। तो ये हमको याद कर लेना है। सबसे पहले बोर्ड की एग्जाम में 1 नंबर वाला क्वेश्चन हमसे यहीं से ही पूछ लिया जाता है। और भी मैंने ये 3 पॉइंट लिख दिए हैं, ये 3 पॉइंट भी हमको याद करने हैं, ठीक है ना। इनके बिना कुछ नहीं कर सकते हम। तो देखिए, दो चर वाले रेखीय समीकरण युग्म का प्रारूप, प्रारूप बोल लो या फिर व्यापक रूप बोल लो, एक ही बात होती है। तो यह दो चर वाले रेखीय समीकरण युग्म का प्रारूप ये होता है, ये हमको याद हो जाना चाहिए। a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0, ठीक है ना। ये व्यापक रूप है, बिल्कुल दिमाग फिट कर लेना। यहाँ पर दो चर हैं आपके x और y, a1 b1 c1, a2 b2 c2, ये हमारे अचर पद हैं। जब हम समीकरणों को पढ़ेंगे तो a1 b1 c1 a2 b2 c2 की जगह पर हमको संख्याएं देखने को मिलेंगी, ठीक है ना। आगे होगा समझ में। a1 b1 c1 a2 b2 c2 क्या है भैया? अचर पद हैं। यहाँ पर x y ये हमारे चर हैं, ठीक है ना। दो चर हैं और दो समीकरण हैं, इसलिए दो चर हैं दो समीकरण हैं, इसलिए हम इनको बोलते हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, ठीक है ना। युग्म का मतलब होता है जोड़ा, और जोड़ा में दो होते हैं। तो ये याद कर लेना भैया, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0। इसका प्रयोग होगा, देखिए आगे चल के हम करेंगे। अब देखिए हमको ये भी याद करना है, तीनों पॉइंट ये भी याद करने हैं। यदि a1 बटे a2 बराबर नॉट इक्वल टू, बराबर का चिन्ह काट रखा है ना, तो इसको बोलेंगे हम नॉट इक्वल टू, ठीक है ना, या बराबर नहीं है।
इस प्रकार से आप हिंदी बोल सकते हो, यदि a1 बटे a2 का मान b1 बटे b2 के मान के बराबर नहीं है तो रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं। हमको पहले ही पता चल जाता है भैया कि रेखाएं प्रतिच्छेद करेंगी या फिर समांतर होंगी या फिर संपाती होंगी, ठीक है ना। तो भैया इस कंडीशन में रेखाएं हमारी प्रतिच्छेद करती हैं। जब रेखाएं प्रतिच्छेद करेंगी यानी एक ही जगह प्रतिच्छेद करेंगी, जैसे ये दो रेखाएं हैं तो एक ही बिंदु पर ही तो प्रतिच्छेद कर रही हैं, तो एक ही हल होगा। और एक ही हल को हम अद्वितीय हल बोलते हैं। एक ही हल को हम क्या बोलते हैं? अद्वितीय हल। तो यहाँ पर हमने लिख दिया कि हल अद्वितीय होगा तो हल संगत होगा, ठीक है ना। हल क्या होगा भैया? संगत होगा। तो पहला पॉइंट ये याद कर लेना है, यदि a1 बटे a2 का मान और b1 बटे b2 का मान बराबर नहीं है, हम निकालना सीखेंगे, पहले हमको याद हो जाना चाहिए। नहीं है तो रेखा प्रतिच्छेद करती हैं, हल अद्वितीय होता है और हल संगत होता है, ठीक है ना। दूसरा पॉइंट देखिए, यदि a1 बटे a2 का मान और b1 बटे b2 का मान और c1 बटे c2 का मान तीनों मान बराबर हैं, यदि a1 बटे a2 का मान और b1 बटे b2 का मान बराबर आ जाता है तो हमको c1 बटे c2 का मान निकालना पड़ता है, ठीक है ना। तो अगर तीनों मान बराबर आ जाते हैं तो इस कंडीशन में रेखाएं संपाती होती हैं। रेखाएं क्या होती हैं? संपाती। संपाती का मतलब एक ही जगह से ही गुजरती हैं दोनों रेखाएं। जब हम ग्राफ बनाएंगे तो ये जैसे एक रेखा यहां से गुजर रही है तो दूसरी रेखा भी इसी के ऊपर से ही गुजरेगी, इसी के ऊपर से ही गुजरेगी। हमको ये एहसास नहीं होगा कि यहां से दो रेखाएं गुजर रही हैं, ठीक है ना। तो ऐसी रेखाओं को हम बोलते हैं संपाती रेखाएं, ठीक है ना। अब ये संपाती रेखाएं हैं तो ये दोनों रेखाएं प्रत्येक बिंदु पर एक दूसरे संपर्क में आ रही हैं, तो जब प्रत्येक बिंदु पर इनका प्रतिच्छेद हो रहा है तो इसके हल प्रत्येक बिंदु पर होंगे। अब रेखा तो अनेक बिंदुओं से मिलकर के बनी होती है, इसलिए संपाती की स्थिति में हल अनेक होते हैं, ठीक है ना। हल कितने होते हैं? अनेक होते हैं। और हल संगत होता है, जहां हल निकल रहा है वहां पर हल संगत होगा और जहां पर हल नहीं निकल रहा है वहां पर हल असंगत होगा, ठीक है ना। तीसरा पॉइंट देखिए, यदि a1 बटे a2 का मान और b1 बटे b2 का मान तो बराबर है परंतु c1 बटे c2 का मान बराबर नहीं है तो रेखाएं समांतर होंगी। ऐसे कंडीशन में रेखाएं क्या होती है भैया? रेखाएं समांतर होती हैं और हल असंगत होगा। हल क्या होगा? असंगत होगा। क्यों होगा भैया हल असंगत? क्योंकि रेखाएं एक दूसरे के संपर्क में नहीं आएंगी, वो प्रतिच्छेद नहीं करेंगी। तो एक रेखा आपकी ये है और दूसरी रेखा ये है। जैसे रेल की पटरियां देखी आपने, क्या दोनों रेल की पटरियां कभी मिलती हैं? नहीं मिलती, नहीं मिलती है ना। तो जब तक उन दोनों रेखाओं का आपस में मिलन नहीं होगा, एक दूसरे को काटेंगे नहीं, तो हल कहां से निकलेगा? और जब हल ही नहीं निकलेगा तो हल असंगत होगा, ठीक है ना। तो समांतर की स्थिति में कोई हल विद्यमान नहीं होता है, हल असंगत होता है। तो हमको भैया ये तीनों पॉइंट भी याद कर लेने हैं, ठीक है ना। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके चारों। एक तो दो चर वाले रेखीय समीकरण युग्म का प्रारूप और तीन पॉइंट ये हैं, ठीक है ना। तो फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए और लिख लेना भैया, इनको नोट करते जाना साथ में। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चनों की तरफ। तो देखिए अब हमें क्वेश्चनों की तरफ बढ़ रहे हैं। अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं प्रश्नावली 3.1 का। इसका जो पहला क्वेश्चन है, इसमें कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं, वो यानी हिंदी वाले हैं। उन्हें हिंदी वाले क्वेश्चनों से हमको दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म बनाना है, ठीक है ना। यानी दो समीकरण बनाने हैं। क्या बनाने हैं भैया? दो समीकरण बनाने हैं। तो देखिए पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। हमें क्वेश्चन क्या कह रहा है? पहला क्वेश्चन, निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए। क्या करना है भैया? हमको ये समस्या दी हुई है, पहले ही लिख ली है मैंने। तो देखिए ये समस्या है हमारी, ये कह रहा है कि निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए। यानी यहां से हमको दो समीकरण बनाने हैं, फिर कह रहा है वो और उनके ग्राफीय विधि से हल ज्ञात कीजिए, फिर इसको हमें ग्राफीय विधि से हल करेंगे, ठीक है ना। तो ग्राफीय विधि से हल करना है उन समीकरणों को। अब देखिए इन क्वेश्चनों में, ये हिंदी वाले क्वेश्चनों में मेन बात रहती है भैया समीकरण बनाने की। किसकी बात होती है? समीकरण बनाने की।
अब समीकरण कैसे बनेगा? कुछ छात्र तो समीकरण बनाना नहीं जानते, तो भैया बने रहिए मेरे साथ, मैं आज आपको समीकरण बनाना भी सिखाऊंगा, ठीक है ना। इस वीडियो में आज आपको समीकरण बनाना सिखा दूंगा, इसलिए वीडियो को एंड तक देखना। अब देखिए, एक बार हम क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। तो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? पहला, कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। किसमें भाग लिया भैया? कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने गणित की एक पहली प्रतियोगिता। अब पहली जानते हैं पहेलियां कि बोलते हैं ना कि 2 में से कितना घटाया जाए कि उतना आ जाए, 10 आ जाए या 8 आ जाए, इस प्रकार से पहेलियां होती हैं, ठीक है ना। या ऐसे कहा जाए कि एक वृक्ष पर कुछ यानी पक्षी बैठे हुए हैं, दूसरे वृक्ष पर बैठे हुए हैं, तो इस वृक्ष में से आधी उधर चली जाए तो वो दोगुनी हो जाए, उनमें से एक इधर आ जाए तो यानी वो बराबर हो जाए। ऐसी पहेलियां होती हैं, ठीक है ना। पहेली आप सभी जानते हो। तो देखिए यहाँ पर पहेली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो हमको प्रतियोगिता में भाग लेने वाले लड़कियों की संख्या और लड़कों की संख्या ज्ञात करनी है भैया हमको। तो सबसे पहले हमको ऐसे समस्या से 2 समीकरण बनाने हैं। अब यहाँ पर हमको 2 चर मानने हैं, एक को मानना है एक्स और एक को मानना है वाई। अब यहाँ पर देखिए किस किस की बात हो रही है। यहाँ इन सवालों में आपको दो शर्त देखने को मिलेंगी। कितनी शर्त देखने को मिलेंगी? 2। क्यों? क्योंकि ऐसे समस्या से हमको 2 समीकरण बनाने हैं। कितने समीकरण बनाने हैं? 2 समीकरण बनाने हैं। इसलिए 2 समीकरण बनाने के लिए हमको 2 शर्त दी हुई होंगी 100%, ठीक है ना। अब उन दोनों शर्तों को पहचानना जरूरी है। क्या करना जरूरी है? उन दोनों शर्तों को पहचानना जरूरी है कि 2 शर्तें हैं कहां। तो देखिए इसमें सबसे पहली शर्त तो यही है कि कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। कितने विद्यार्थी हैं भैया? कक्षा 10 के 10 हैं। जो 10 विद्यार्थी हैं उनमें से कुछ लड़कियां हैं कुछ लड़के हैं, ऐसा ही तो है ना। तो लड़का और लड़कियों की संख्या का कुल टोटल कितना भैया? 10 है। लड़का और लड़कियों की संख्या कितनी है? 10। तो पहली शर्त तो हमारी यही है कि लड़का और लड़कियों की संख्या 10 है। अब यहां पर हमको समीकरण बनाने के लिए हमको मानना पड़ेगा, माना लड़कों की संख्या x तथा लड़कियों की संख्या y, ऐसे हमको मानना है, ठीक है ना। तो इसमें हम मान लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर हाल में नीचे कर रहा हूं, यहाँ पर हमको मान लेना है, माना लड़कों, आप किसी को भी x मान सकते हो, किसी को भी y मान सकते हो। मैंने लड़कों की संख्या x मानी है, आपका मन कर रहा है कि हमको लड़कों की संख्या x नहीं माननी, हमको लड़कियों की संख्या x माननी है, लड़कियों की संख्या x मान लो, कुछ भी मान लो, मानना ही तो है। तो देखिए यहाँ पर मान लेते हैं, माना लड़कों की संख्या बराबर x, मान लिया हमने, माना लड़कों की संख्या बराबर x। अब नीचे हमको लड़कियों की संख्या मान लेनी है तथा लड़कियों की संख्या बराबर y है। ये हमने ऐसा मान लिया। अब क्वेश्चन में जिस जिसकी बात होती है ना उसी को ही हम x और y मानते हैं। यहाँ पर लड़का और लड़कियों की बात हो रही है तो हमको लड़कों की संख्या x मान ली है और लड़कियों की संख्या y मान ली है। अगला जो आपका क्वेश्चन है वो पेंसिल है, एक पेंसिल वाला है, ठीक है ना। चेक कर लेता हूं मैं दूसरा। हाँ, पेंसिल और कलम वाला है, उसमें पेंसिल और कलम की बात हो रही है, तो वहां पर पेंसिल को x मान लो या कलम को y मान लो, ठीक है ना। ऐसे हमको मानना पड़ेगा अगले क्वेश्चन में। तो जिस क्वेश्चन के अंदर जिस जिसकी बात होती है उसी को ही हम x y मानते हैं। यहाँ पर लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या बात हो रही है तो हमने मान लिया, माना लड़कों की संख्या x है तथा लड़कियों की संख्या क्या है? y। अब हमको लिखना है प्रथम शर्त से। क्या लिखना है भैया? प्रथम शर्त से। तो ये कि यहां तक आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं इसको मिटाने वाला हूं।
क्योंकि समीकरण अपन का ऊपर सॉल्व होगा। पहले हम प्रथम शर्त को सॉल्व करेंगे, फिर उसके बाद द्वितीय शर्त को उठाएंगे। द्वितीय शर्त आपकी ये है, नीचे दिया हुआ है कि यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग ले लड़कों और लड़कियों संख्या ज्ञात कीजिए। ये शर्त है आपकी कि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, ठीक है ना। ये आपकी दूसरी शर्त है। तो देखिए मैं मिटा रहा हूं इसको ऊपर से। क्या लिखना है अब हमको? प्रथम शर्त से पहले हमें प्रथम शर्त को ही सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। तो देखिए यहां पर लिख देते हैं, अतः प्रथम शर्त से। अब प्रथम शर्त क्या है? प्रथम शर्त हमारे क्वेश्चन के स्टार्टिंग में लिखी हुई थी कि पहली प्रतियोगिता में कितने विद्यार्थियों ने भाग लिया? 10, यानी लड़का और लड़की तो थे, तो लड़का और लड़की उन दोनों का योग 10 था। तो हमको भी यही काम करना है भैया कि लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या को जोड़ देना है और बराबर में कर देना है 10। x प्लस वाई बराबर 10। इतना काम कर लिया हमने। लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या का योग कितना है भैया? 10 है। ऐसा हमसे क्वेश्चन में कहा गया है, इसलिए हमने ऐसा किया है, ठीक है ना। x और y को जोड़ लिया और बराबर में 10 कर दिया। अब यहां से पक्षांतरण करना है, इसको सॉल्व कर लेना है। यहां से हमको x और y के दो दो मान निकालने हैं, हमको ग्राफ बनाना है। तो ग्राफ बनाने के लिए मिनिमम हमारे पास 2 मान होना जरूरी है, ठीक है ना। अब देखिए पक्षांतरण किसका करना है, पहले मेरी बात ध्यान से सुनना। तो देखिए पक्षांतरण हमको सबसे पहले उसका करना होता है जो माइनस का होता है, ठीक है ना। क्यों? वैसे तो आप पक्षांतरण किसी का भी कर सकते हैं, अगर हमें नियम के तहत अगर पक्षांतरण करेंगे तो भैया हमसे कभी भी गलती नहीं होगी, ठीक है ना। वैसे तो आप पक्षांतरण किसी का भी कर लो, प्लस वाले को दूसरी तरफ ले जाओ, माइनस वाले को ले जाओ, आंसर तो तब भी आएगा, मैं निकाल दूंगा। परंतु जो छात्र हैं, कमजोर छात्र हैं, वो यानी नहीं कर पाएंगे, इसलिए उनसे कहीं ना कहीं मिस्टेक हो जाएगी। अगर प्लस की जगह पर आपने माइनस का चिन्ह भी लगा दिया तो आपकी मेहनत पूरी बेकार है, ठीक है ना। इसलिए मैं आपको जो बता रहा हूं वो यानी दिमाग में फिट कर लेना और उसी के तहत ही आप पक्षांतरण करना, फिर सवालों को उसी हिसाब से सॉल्व करना। आपसे कभी भी सवाल गलत होगा ही नहीं, ठीक है ना। तो देखिए सबसे पहले हमको पक्षांतर किसका करना है? जो माइनस का है उसको उठा के दूसरे पक्ष में ले जाओ। चलो सर जी ऐसा काम हम कर लेंगे, अगर कोई माइनस का होगा तो उसको हम दूसरे पक्ष में ले जाएंगे। अगर दोनों ही प्लस के हैं तब क्या करें? तो भैया अगर दोनों प्लस के हैं तो उस कंडीशन में आप स्वतंत्र हैं, उस कंडीशन में आप किसी को भी दूसरे पक्ष में ले जा सकते हैं, चाहे x को ले जाओ चाहे y को ले जाओ, ठीक है ना। चलो अच्छी बात। अगर ऐसा होता है, देखिए कुछ सवालों में ऐसा भी हो सकता है कि दोनों प्लस के हैं और एक के गुणा में कोई संख्या है नहीं और एक के गुणा में कोई संख्या है, यानी x के गुणा में कोई संख्या है नहीं और y के गुणा में है, या फिर x के गुणा में कोई संख्या है और y के गुणा में कोई संख्या है नहीं। तो यह उस कंडीशन में हमको सबसे पहले पक्षांतरण उसका करना है जिसके गुणा में कुछ संख्या है, उसको ले जाना है दूसरे पक्ष में, ठीक है ना। इतना आगे समझ में आ गया होगा। किसको ले जाना भैया? अगर दोनों प्लस के हैं, दोनों में से किसी एक के गुणा में कोई संख्या है और एक के गुणा में नहीं है, तो हमको पक्षांतरण उसका करना है जिसके गुणा में कोई संख्या है, ठीक है ना। कभी गलत नहीं होगा। उसे कंडीशन में क्या करेंगे भैया? दोनों प्लस के हैं और दोनों के गुणा में है, तो यह उस कंडीशन में हम स्वतंत्र हैं, उस कंडीशन में हम किसी को भी दूसरे पक्ष में ले जा सकते हैं, ठीक है ना। जिसके गुणा में कुछ नहीं होता है, जिसके गुणा में कुछ होता है उसको ले जाना है, जिस गुणा में नहीं होता उसको इधर ही रखना है। और दोनों के गुणा में है और दोनों प्लस के हैं तो दोनों में से किसी को भी ले जाओ, कभी गलत होगा ही नहीं।
तो चलिए इन बातों को मैं क्वेश्चन के अंदर जब आएंगे तब मैं आपको बताता रहूंगा और उसी हिसाब से आपके समझ में भी आता रहेगा, ठीक है ना। तो देखिए हम इस सवाल पर आ जाते हैं, काफी टाइम हो चुका है। तो देखिए यहाँ पर x और y का योग बराबर क्या है, 10 है। यहाँ पर दोनों प्लस के हैं, दोनों के गुणा में कोई भी संख्या नजर नहीं आ रही है, इसलिए हमारा मन करेगा उसको दूसरे पक्ष में लेकर के जाएंगे, पक्षांतरण करेंगे। क्या करेंगे, पक्षांतरण करेंगे। तो देखिए चलो मैं y को लेके जा रहा हूं, आपका मन करे x को ले जाने का तो x को ले जाना, ठीक है ना। y को इधर लेके जा रहा हूं तो y इधर चला जाएगा, तो बराबर के इधर तो x ही बचेगा, तो x को लिख लेंगे, बराबर का चिन्ह लिख लेंगे। पहले इसको लिखना है, जिस पक्ष में आप लेकर के जा रहे हो उस पक्ष में जो कुछ लिख रहा है पहले उसको लिखना है, ठीक है ना। तो क्या लिख रहा है भैया, 10 लिख रहा है, तो हमको पहले 10 ही लिखना है। अब उसको लिखना है जिसका आप पक्षांतरण कर रहे हो, किसका कर रहे हो, प्लस y का, तो प्लस का y दूसरे पक्ष में जा किसका होगा, माइनस का होगा, तो यहाँ पर लिख देंगे हम माइनस y, और इसको दे देंगे हम समीकरण नंबर 1। इतना काम कर लेंगे, पक्षांतरण हमने कर लिया। अब यहाँ पर y की जगह पर हमको मान जमाने हैं हमारी इच्छा के अनुरूप, ठीक है ना। अब हमारी इच्छा के अनुरूप यानी 0 से स्टार्ट हो जाइए, और मान उस हिसाब से जमाने हैं कि y के मान रखने पर x का मान भी, इसकी कैलकुलेशन करने पर x का जो मान प्राप्त होगा वो x का मान बड़ा नहीं आना चाहिए। चलो हम y की जगह पर 0 रख देते हैं, तो 0 रख देंगे तो 10 में से 0 घटाएंगे तो 10 ही आएगा, x का मान 10, y का मान 0, तो 0 के मुकाबले तो 10 बड़ा है, और छोटा कर के देख लीजिए x का मान हो जाए तो y का मान बढ़ा लो। चलो y का मान हम 5 रख देते हैं, क्या रख देते हैं, 5। y का मान 5 रखेंगे तो 10 में से 5 घटेगा, y की जगह 5 रखेंगे तो 10 में 5 घटेगा, 5 बचेगा, x का मान भी 5 और y का मान भी 5, सही बात है। चलो 5 रख देते हैं, 4 रख लो, 3 रख लो, रख तो कुछ भी सकते हो, ठीक है ना। तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा हमको कि अतः समीकरण 1 में क्या रखना है हमको, y बराबर 5 रखने पर, y की जगह पर 5 रखना है, तो समीकरण 1 पर पहुंच जाइए, लिख लो सबको, x बराबर 10 माइनस y की जगह 5 लिखना है, y की जगह 5 लिखना है, ठीक है ना, ध्यान रहे कहीं y ही लिख दें, फिर y बराबर 5 रखने से क्या फायदा होगा, y की जगह पर हमको 5 लिखना है। अब इसकी कैलकुलेशन कर लो, 10 माइनस 5 है, घटेगा, घटा लो, x बराबर 10 में से 5 घटाएंगे, क्या बचेगा भैया, 5। जब हमने समीकरण 1 में y बराबर 5 रखा तो x का मान क्या प्राप्त हुआ भैया, 5 हुआ। अब हमको एक मान और रखना है, 5 से अगला ही रख लो, 6 रख लो या 4 रख लो, आपका मन करे वो रख लेना। पुनः रखना है हमको समीकरण 1 में, पुनः समीकरण 1 में y बराबर क्या रख देते हैं, अब 5 रख लिया तो 1 बढ़ा लेते हैं, 6 रख देते हैं। 6 रखने पर कुछ स्टूडेंट का दिमाग ये काम कर रहा होगा कि 5 और 6 कहां से आ रहे हैं, इन्हें कहां से रख रहे हो। अरे भैया ये हमको हमारी मर्जी से रखने हैं, आपका मन करे वो संख्या रख सकते हो, परंतु संख्या हमको वो रखनी है कि कैलकुलेशन करने पर x का मान भी ज्यादा बड़ा नहीं आए, ठीक है ना। अब देखिए y बराबर 6 रखते हैं, समीकरण 1 पर पहुंच जाइए, लिख लीजिए सबको, x बराबर 10 है माइनस, फिर y है, y जब क्या रखना है 6, 10 में 6 घटा लो भैया, क्या प्राप्त होगा, 4। जब हमने समीकरण 1 में y बराबर 6 रखा तो हमको x का मान क्या मिला, 4, बस कंप्लीट। अब हमको एक बॉक्स तैयार करना है, क्या तैयार करना है, ये एक बॉक्स बनाना है। तो देखिए बॉक्स इधर मैं बना रहा हूं, बॉक्स आपको इसी के नीचे बनाना है, इस कैलकुलेशन के नीचे ही बनाना है। इस प्रकार से हमने 2 मान निकाले हैं, तो आपको 3 खाने बनाने हैं, कितने खाने बनाने हैं, 3। एक में हम एक्स वाई लिखने वाले हैं और 2 खानों में ये संख्या लिखने वाले हैं जो अपन ने यहाँ पर रखी है, ठीक है ना। तो देखिए खाने में सबसे ऊपर वाले इस खाने में हमको एक्स लिखना है, क्या लिखना है, एक्स, और इसके नीचे वाले में लिखना है वाई।
ये काम कर लेंगे। ऐसे खाना बना लेंगे, बॉक्स बना लेंगे, 3 खाने बनने चाहिए, ऊपर भी 3 और 3 ही नीचे। तो ऊपर वाले खाने में यहाँ पर x लिख देंगे, यहाँ पर y लिख देंगे। तो x वाली लाइन में हमको x के मान लिखने हैं और y वाली लाइन में y के मान लिखने हैं। तो ये मान हमारे उल्टे सीधे नहीं लिखाई आने चाहिए कि x के मान की जगह y का लिख दे और y की जगह पर x का लिख दे। हमारा ग्राफ गलत हो जाएगा, हमारी मेहनत पूरी बेकार। ठीक है, तो देखिए रखते हैं, वहां पर मानों को लिखते हैं। तो सबसे पहले देखिए हमने क्या रखा था, y बराबर 5। तो y बराबर 5 लिख लो, y के लाइन में 5 लिखिए। तो जब हमने y का मान 5 लिखा तो x का मान क्या मिला हमको, 5। तो इसी के ऊपर x का मान लिख देना 5। जब हमने y का मान 5 रखा तो x का मान 5 मिला। दूसरा मान देखिए, y बराबर हमने रखा था 6, तो y के लाइन में लिख दीजिए 6। तो हमको x का मान क्या मिला था, 4। तो 6 के ऊपर लिख दीजिए 4। तो ये इस प्रकार से हमको एक बॉक्स तैयार कर लेना है। अब ये जो हमने किया है ना, ये तो है बीज गणितीय रूप। क्या है ये, बीज गणितीय रूप। अब इस बॉक्स की मदद से हमको एक ग्राफ बनाना है। क्या बनाना है, ग्राफ। तो ग्राफ बनाने के लिए हमको दूसरा बॉक्स भी तो चाहिए। अब दूसरा बॉक्स कहां से मिलेगा, हमको तो 2 रेखाएं दी हुई है, यानी दो, हमारी एक क्वेश्चन के अंदर 2 समस्या दी हुई है ना। तो एक समस्या से तो हमने एक समीकरण बना लिया, और जो हमको दूसरी शर्त दी हुई है अब उस पर चलते हैं। फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिया होगा स्क्रीनशॉट। अब चलते हैं द्वितीय शर्त पर। अब द्वितीय शर्त से हमको दूसरा बॉक्स तैयार करना है। तो देखिए ये बॉक्स हमारा काम आएगा। इस बॉक्स को मैं ऊपर लिख देता हूं। ये बॉक्स ग्राफ बनाने के लिए काम आएगा। एक्स वाई, वाई की लाइन 5 और 6, एक्स की लाइन में 5 और 4। ठीक है, अब यहां से मैं इस बॉक्स को मिटा देता हूं और नीचे वालों को भी मिटा देता हूं, क्योंकि द्वितीय शर्त की कैलकुलेशन भी आनी है यहाँ पर। अब देखिए यहां पर लिखना है हमको, अब द्वितीय शर्त से, अब द्वितीय शर्त से जब आप इसको वीडियो को देख रहे हो तो आपके पास है आपकी नोटबुक होनी चाहिए और आपकी किताब होनी चाहिए। ठीक है ना, किताब में इन क्वेश्चनों को देखते जाना, क्योंकि अब तो मैंने मिटा दिया। अब कहां से देखोगे, आपने स्क्रीनशॉट लिया है। अब आपने यदि स्क्रीनशॉट लिया फिर उसको देखेंगे, फिर उसको पढ़ेंगे, तो आपको द्वितीय शर्त का पता चलेगा। या फिर कुछ स्टूडेंट ने अगर नोट कर लिया है तो उसके लिए तो अच्छा है, क्योंकि जो नोट किया है वहां से वो देख लेगा। और जिसने नोट नहीं किया है और जिसने स्क्रीनशॉट लिया है वो ये किताब लेकर के बैठा करो, ताकि आपको शर्तों को यानी क्वेश्चन को साथ साथ पढ़ते चलें और आपको पता चले कि द्वितीय शर्त क्या है, पहली शर्त क्या है। ठीक है ना, क्वेश्चन को साथ में देखना है। अब मुझको तो ये याद है भैया, द्वितीय शर्त क्या है कि लड़कियों की संख्या जो थी वो लड़कों की संख्या से 4 अधिक थी। तो उसी से ही हमको एक दूसरा समीकरण बनाना है। तो आपको क्या करना है, एक तरफ तो लिख लेनी है लड़कों की संख्या और एक तरफ लिख लेनी है लड़कियों की संख्या। लिख लिया, क्वेश्चन क्या कह रहा है। अब देखो ध्यान रखना, ये x क्या है, लड़कों की संख्या माना है हमने, और y क्या माना है, लड़कियों की संख्या माना है। और क्वेश्चन ये कह रहा है कि जो लड़कियों की जो संख्या है, जो लड़कियों की संख्या है वो लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। ये कौन है भैया, लड़के। ये कौन है, लड़कियां। कौन ज्यादा है, लड़कियां। कितनी ज्यादा है, 4 ज्यादा है। लड़के कम है, कितने कम है, 4 कम है। बराबर कब होंगे, लड़की ने निकाल दो भैया 4 अन्य। बराबर कब होंगे कि लड़की 4 ज्यादा है ना, जब लड़की 4 ज्यादा है और हमको लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या बराबर करनी है। तो भैया या तो ऐसा काम करें कि लड़कियों को हटा दे, चारों को, जो ज्यादा है उनको हटा दो। हटाने का मतलब घटा दो, हो जाएंगे बराबर, हो जाएंगे।
या फिर दूसरा काम ये भी हम कर सकते हैं कि 4 लड़के और पकड़ के लाएं और लड़कों की तरफ उनको खड़ा कर दें, तब जाकर के लड़कियों की संख्या और लड़कों की संख्या बराबर हो जाएगी। आगे होगा समझ में? कब बराबर होगी? या तो आप लड़के और लेके आओ 4, तब जाकर के लड़की और लड़के बराबर होंगे, या फिर ऐसा करो कि जो लड़कियां हैं उनमें से 4 लड़कियों को भगा दो, हटा दो, तो लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या बराबर हो जाएगी। तो इन दोनों में से कोई भी कंडीशन को आप रख लेना। आप चाहें कि लड़का और लेके आए तो x की तरफ 4 जोड़ देंगे, आपका मन करे कि नहीं लड़कियां हटानी, हमको 4 घटा दो, लड़कियां, लड़का और लड़के बराबर हो जाएंगे, तो ये 4 लड़कियों को घटा दो। तो समीकरण बनके तैयार है आपका। अगर आप दूसरा समीकरण बनाना चाहते कि आप लड़के और लेके आते 4, तब जाकर के आपका ये समीकरण बनता भैया, x + 4 = 22। अगर आप लड़कियां घटा रहे हो 4 तो x = 22 - 4 होगा, ठीक है ना। अब मैं इसी समीकरण से करा रहा हूं आपको, इसको दे देंगे समीकरण नंबर 2। क्या दे देंगे? समीकरण नंबर 2 दे देंगे इसको। अब समीकरण 2 में हमको इधर देखना है x है y है, बराबर के इधर देखना है कि x है y है, उसी का मान रखना है हमको। यहाँ पर y है तो y की जगह पर ही मान जमाने हैं। अब y की जगह पर मान क्या जमाएं? 0 से स्टार्ट होना है हमको, ये हमेशा ध्यान रखना, ठीक है ना। अगर मान बड़े आए हमारे दूसरे चर के तो हमको मान बढ़ा देने हैं। तो देखो जैसे y की जगह 0 रख दें तो 0 - 4 तो -4 ही रहेगा, और x का मान -4 को ज्यादा बड़ा नहीं है, ठीक है ना। इसलिए हमको y बराबर है क्या रख देना है? 0, और अगली स्टेप में हमको y बराबर 1 रख देना है, ठीक है ना। तो यहां पर लिख देते हैं, अतः समीकरण 2 में, किसमें? समीकरण 2 में y बराबर 0 रखने पर, y बराबर 0 रखेंगे तो देखिए समीकरण 2 पर पहुंचाइए, लिख लो सबको, x बराबर लिख लिया, y की जगह पर 0 लिखना है हमको, -4 तो -4 लिख देंगे। 0 - 4, 0 में से 4 घटाएंगे भैया -4 ही तो बचेगा, 0 में से घटा दो या 0 को जोड़ लो, कुछ फर्क पड़ेगा नहीं, 0 - 4 -4 ही आएगा। अगर यहाँ पर 0 + 4 होता तब भी प्लस का 4 आता है ना। तो 0 के जोड़ने और घटाने कुछ फर्क नहीं पड़ता, इसलिए x बराबर -4 आ चुका है। पौने रख दीजिए, y की जगह पर 1 और रख दो, पौने। समीकरण 2 में क्या रखना है भैया? y बराबर 1 रखने पर 0 से ही आगे बढ़ लो भैया, 1, तो y बराबर 1 रख दो। समीकरण 2 में पहुंचिए, समीकरण 2 पर देखिए जो लिख रहा है सबको लिख लो, y की जगह पर 1 रखना है बस, x बराबर y की जगह 1 लिख दो और -4। अब इसको सॉल्व कर लो, 1 तो है प्लस का और 4 है माइनस का, तो प्लस माइनस संख्या हो गई। प्लस माइनस संख्याएं आपस में बढ़ेंगी तो कोई जीतेगा कोई हारेगा। तो ये यहाँ पर देखिए, यहाँ पर माइनस संख्या बड़ी है तो माइनस संख्या ही बचेगी, ठीक है ना। तो माइनस की संख्या बचेगी तो माइनस चिन्ह लगा लो, 4 में से 1 घटा लो, 3 बचेगा। अगर प्लस की संख्या बड़ी होती तो प्लस की संख्या बचती। अब हमारे 2 मान आ चुके हैं, अब हम इसके नीचे ये बॉक्स लिख लेंगे। इस प्रकार से हमको ये बॉक्स तैयार कर लेना है, ऊपर x लिखना है, नीचे y लिखना है, ठीक है। y की लाइन में y के मान और x की लाइन में x के मान। अब देखिए सबसे पहले हमने y बराबर 0 लिखा था, y बराबर 0 रखा था, तब हमको x का मान क्या मिला? -4, तो 0 के ऊपर ही लिखना है -4। और दोबारा में हमने y बराबर 1 रखा था तो हमको x का मान -3 मिला था। तो बॉक्स हमारे तैयार हैं। अब हमारे बॉक्स तैयार हो चुके हैं, अब हमको एक ग्राफ बनाना है। क्या बनाना है भैया? ग्राफ बनाना है। तो भैया ऐसे में आपको थोड़ा सा समय ज्यादा लग रहा होगा क्योंकि इस समय बहुत धीरे धीरे पढ़ा रहा हूं मैं, समझा समझा के। अब इन क्वेश्चनों को जब हम बार बार रिपीट करेंगे, आप बार बार कैलकुलेशन करेंगे, ज्यादा क्वेश्चन नहीं है इस प्रश्नावली में। अगर और बोर्ड के एग्जाम में एक भी क्वेश्चन किताब से बाहर नहीं जाता, सब किताब में से ही आते हैं। अगर आप सभी को रोजाना बरकरार
इसी तरीके से आप पढ़ते रहेंगे तो आपकी ग्राफ वैसे ही कंप्लीट हो जाएगी। तो स्क्रीनशॉट ले लिया होगा भैया, मैं मिटा रहा हूं इसको। अब देखिए हम ग्राफ बनाएंगे। अब ग्राफ में बनाने के बाद हमको हल प्राप्त होगा। अब देखते हैं हल कैसे प्राप्त होता है। तो देखिए इस बॉक्स को मैं ऊपर बना देता हूं, क्योंकि ग्राफ में नीचे बना दूंगा। ऊपर x नीचे y, x के मान क्या है -4 -3, -4 -3, y के मान है 0 और 1। भैया बॉक्स हमने नीचे से ऊपर लिख लिया है। अब देखिए हमको ग्राफ बनाना है। भैया बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड की एग्जाम में क्वेश्चन आता है ग्राफ। आता है या नहीं आता है? आता है। तो भैया फिक्स है, ग्राफ आएगा ही आएगा, इसलिए ग्राफ सबसे आना चाहिए। अब देखिए ग्राफ कैसे बनाना है आपको। एक रेखा तो खींचनी है आपको ऊर्ध्वाधर ऐसे, इसको हम बोलते हैं बाई अक्ष। ऊर्ध्वाधर रेखा को हम क्या बोलते हैं? बाई अक्ष। और एक अपन को ऐसी आड़ी रेखा खींचनी है, इसको बोलते हैं क्षैतिज रेखा यानी एक्स अक्ष। क्या बोलते हैं इसको? एक्स अक्ष। अब देखिए एक्स अक्ष और वाई अक्ष जो कट करते हैं, इसको हम मूल बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं? मूल बिंदु। और मूल बिंदु के निर्देशांक 0,0 होते हैं, ठीक है ना। इस के बारे में हम प्रश्नावली 7 में पढ़ेंगे, ठीक है, द्विविमीय निर्देशांक ज्यामिति के अंदर। अब देखिए जो ये एक्स अक्ष है, इधर तो लिखना है हमको एक्स और इधर लिख देना है एक्स डैश। एक्स डैश की तरफ अपन को माइनस की संख्या लिखनी है। बाई अक्ष पर ऊपर की तरफ लिखना है बाई और नीचे लिखना है बाई डैश। ये हमेशा ऐसे ही लिखना है हमको, ठीक है ना। अब देखिए इधर की तरफ जो एक्स अक्ष है, इस कटान बिंदु से इधर तो लिखनी है प्लस की संख्या, तो लिख दीजिए। ग्राफ में आपके बड़े बड़े खाने होते हैं, वहां पर लिख देंगे अपन संख्याएं 1 2 3 4 5 6 7। संख्या कितनी लिखें गुरुजी? अरे भैया संख्या कितनी ही लिख लो, संख्या हमारी इतनी लिखाई आनी चाहिए कि जो हमारे बॉक्स में जो संख्याएं दोनों में, इनसे कम नहीं पड़नी चाहिए, ठीक है ना, इनसे ज्यादा ही हो 1 2, ठीक है ना। अब देखिए एक्स के अक्ष पर इधर तरफ प्लस की लिख दें, इधर हमको माइनस की संख्या लिखनी है, तो यहां पर लिख देंगे -1 -2 -3 -4 -5 -6, ठीक है, बहुत है। अब देखिए बाई अक्ष पर लिखनी है संख्या, बाई अक्ष पर ऊपर की तरफ लिखनी है हमको प्लस की और नीचे की तरफ लिखनी है माइनस की। तो ऊपर लिखनी है हमको प्लस की 1 2 3 4 5 6, बहुत है 6 यहाँ पे। चलो एक और बढ़ा दो 7। नीचे हमको माइनस की संख्या लिखनी है बाई अक्ष पर -1 -2 -3 -4 -5 -6। चलो हमने इतना काम कर लिया भैया, यानी एक्स अक्ष और वाई अक्ष बना लिए, उन पर हमने संख्याएं अंकित कर दी, ठीक है ना। चलो इतना काम करने के बाद अब हमको ये बॉक्सों को उठाना है। सबसे पहले हमको प्रथम शर्त से जो बॉक्स प्राप्त हुआ है उसको उठाना है, ठीक है ना। तो देखिए उस बॉक्स में देखिए एक्स और वाई के मान देखने हैं कि एक्स का मान 5 है, तब वाई का मान कितना है, तो उसी के नीचे देख लेना है आपको। एक्स का मान 5 है तो वाई का मान क्या है? 5। तो एक्स का मान 5 है प्लस का, तो एक्स अक्ष पर पहुंचिए जहां प्लस का 5 लिखा हुआ है। तो भैया एक्स अक्ष हमारा तो ये रहा, एक्स अक्ष पर प्लस का 5 ये रहा, तो पहुंच गए भैया 5 पर, +5 पर पहुंच गए। अब देखिए यहां से हमको कहीं चलना है, कहां चलना है? वो वाई के मान पर चलना है। अब देखिए 5 के नीचे वाई का मान क्या है? 5 प्लस का है, प्लस का 5 है, वाई अक्ष पर कहां होगा? ऊपर या नीचे? सर जी ऊपर होगा, तो हमको ऊपर ही चलना है भैया। कहां चलना है? हमको ऊपर चलना है। और कहां तक चलना है? 5 की सीधे तक चलना है। तो देखिए इस 5 से चलना है और ऊपर चलना है हमको। ये ग्राफ नहीं है, आपके ग्राफ में तो लाइन होंगी सीधी सीधी, आप उसी सीधी लाइन से चलना। यहाँ पर मैं डॉट डॉट में मेरे हिसाब से आप अनुमान लगा रहा हूं कि हम इस 5 से चल रहे हैं और इस 5 की सीध में आकर के हमको रुक जाना है, ठीक है ना।
इस 5 से एक लाइन आ रही है और इस एक्स अक्ष पर जो 5 है इससे भी एक लाइन आएगी। इन दोनों के प्रतिच्छेद बिंदु पर हमको एक बिंदु अंकित कर देना है। तो ये बिंदु हमारा यहीं पर होगा 5,5। तो यहाँ पर लिख देना है इस बिंदु पर इसे कि निर्देशांक 5,5। और एक बात ध्यान रहे कि जब निर्देशांक लिख रहे हैं तो एक्स का मान हमको पहले लिखना है, वाई का मान बाद में लिखना है, ठीक है ना। चलो हमने ये अंकित कर दिया। अब दूसरा करते हैं। एक्स का मान 4 है प्लस का, तो भैया एक्स का मान क्या है, प्लस का 4 है। तो एक्स अक्ष पर जहां प्लस का 4 लिखा हुआ है वहां पर पहुंच जाइए। तो एक्स अक्ष ये रहा, प्लस का 4 ये रहा, प्लस के 4 पर पहुंच गए। अब प्लस के 4 से वाई के मान तक चलना है। वाई का मान देखो नीचे कितना है, 6 है। तो वाई का मान 6 प्लस का है, तो प्लस का 6 ऊपर होगा। तो हमको भैया 4 से प्लस 6 की तरफ बढ़ना है वाई अक्ष पर। तो देखिए ये 4 है, 4 से ऊपर बढ़ेंगे हमें और प्लस 6 की सीध में जा करके हमें एक बिंदु अंकित कर देंगे। ये बिंदु हमारा यहाँ होगा। तो यहाँ पर लिख देंगे हमें 4,6। एक्स का मान पहले लिखना है और 6 यानी वाई का मान है, वाई का मान है जो बाद में लिखा मैंने, ठीक है ना। आपको भी ऐसे करना है, एक्स का मान पहले और वाई का मान बाद में। प्रथम बॉक्स से दोनों बिंदु अंकित कर दिए। अब आपको स्केल की सहायता से इन दोनों बिंदुओं को इस प्रकार से मिला देना है, ठीक है ना। एक रेखा खींच देनी है, दोनों तरफ तीर का चिन्ह लगा देंगे। तो रेखा खींच दी, एक रेखा खींच दी। अब दूसरी रेखा हमको दूसरे बॉक्स से बनानी है, ठीक है ना। अब दूसरे बॉक्स पर चल जाइए। अब दूसरे बॉक्स में देखिए एक्स का मान क्या है भैया, -4। तो एक्स का मान -4 कहाँ है, -4 है, ये रहा एक्स का मान, ये आगे भैया -4 पर ये रहा। अब यहां से वाई का मान जितना है वहां तक चलना है। वाई का मान कहाँ है, वाई का मान क्या है भैया, 0। तो भैया जो ये एक्स अक्ष है, एक्स अक्ष पर वाई का मान 0 होता है। यहाँ पर देख लो, यहाँ कहीं भी देख लो, हर बिंदु पर वाई का मान क्या होगा, 0। एक्स अक्ष पर वाई का मान 0, वाई अक्ष पर एक्स का मान 0। तो ये बिंदु हमारा यही होगा, यानी जो ये अपन का मूल बिंदु है इस पर एक्स का मान 0 होता है, वाई का मान 0 होता है। हम दूसरी भाषा में ऐसे कहें कि -4 से चलिए वाई का मान 0 है उसके सीध में। तो वाई का मान 0 ये रहा, तो भैया हम माइनस वाई का मान 0 की सीध में ही कहें, -4 यहीं पे ही होगा ये बिंदु। तो इस बिंदु के निर्देशांक लिख दीजिए -4,0, ठीक है। अब दूसरे निर्देशांक देखिए, x का मान है -3 और y का मान है 1। तो x का मान -3 पहुंचाइए, x का मान -3 ये रहा, -3 ये रहा। अब y का मान क्या है, 1। तो y का मान 1 प्लस का है, तो प्लस का 1 ऊपर है, तो हमको ऊपर चलना है इससे। और 1 की सीध में आकर के हमको एक बिंदु अंकित कर देना है और इस बिंदु के निर्देशांक लिख देने हैं -3, 1, -3, 1। और इन तीनों बिंदु, इन दोनों बिंदुओं को हम स्केल की सहायता से मिला देंगे और इन रेखाओं को इतना बढ़ाइए कि ये दोनों रेखाएं आपस में प्रतिच्छेद करने लग जाएं, ठीक है ना। जब तुम इस रेखा को आप बढ़ाएंगे तो ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को काटेंगी। दोनों को बढ़ा देना है, इसको ऐसे बढ़ा देना है, इसको ऐसे बढ़ा देना है, ठीक है ना। तो दोनों रेखाएं कहां प्रतिच्छेद कर रही हैं वो देखिए, यहां प्रतिच्छेद कर रही हैं। अब इस प्रतिच्छेद बिंदु के निर्देशांक निकाल लो आप। इस प्रतिच्छेद बिंदु से एक्स अक्ष पर चलिए, पहले कहां पहुंच रहे हैं, कहां पे जा रहे हैं भैया, 3 पर पहुंच रहे हैं। तो यहां पर लिख देंगे हम 3, कॉमा। अब इस बिंदु से वाई अक्ष पर चलिए, कहां पहुंच गए भैया, 7 पर पहुंच गए। तो ऐसे प्रतिच्छेद बिंदु के निर्देशांक निकल के आए 3,7। ऐसे आपको इस प्रतिच्छेद बिंदु के निर्देशांक निकाल लेने हैं। इस प्रतिच्छेद बिंदु से पहले आपको एक्स अक्ष पर चलना है, फिर देखना है कहां पहुंच गए, तो उस बिंदु को लिख देना है। फिर उस बिंदु से आपको वाई अक्ष पे आना है, वाई अक्ष पे देखना है कि आप कहां पहुंच गए, तो उसे को यहाँ पर लिख देना है, ठीक है ना। जैसे यहाँ पर 3 पर पहुंचे और इधर वाई अक्ष पर 7 पहुंचे, तो 3,7 लिख दिया। थोड़ा सा आपको टेढ़ा लग रहा है क्योंकि ये मैंने हाथ से बनाया है। आप ग्राफ में बनाएंगे बिल्कुल सीधी, बिल्कुल आपको क्लियर नजर आएगा कि आप कहां पहुंच रहे हैं, ठीक है ना। तो 3,7, तो यही हमारे हल है। एक्स का मान 3 है और वाई का मान क्या है, 4। अब एक क्वेश्चन के स्टार्टिंग में पहुंच जाइए, जो हमने माना था कि एक्स क्या माना था और वाई क्या माना था। एक्स हमने लड़कों की संख्या मानी थी, तो यहाँ पर लड़कों की संख्या क्या है भैया, 3 आ चुकी है। एक्स का मान 3 है, तो लड़कों की संख्या क्या है, 3। और वाई क्या माना था हमने, लड़कियों की संख्या मानी थी, यहाँ पर लड़कियों की संख्या कितनी आ चुकी है, 7, ठीक है ना।
तो नीचे इस ग्राफ के नीचे हमको लिख देना है कि अतः लड़कों की संख्या बराबर कितनी है भैया 3। एक्स का मान क्या है भैया 3 है। तो एक्स हमने लड़कों की संख्या मानी थी, तो लड़कों की संख्या क्या आ चुकी है 3, तथा लड़कियों की संख्या क्या मानी थी हमने 22। तो यहाँ पे 22 का मान क्या है भैया 7 है। तो लड़कियों की संख्या हमारी 7। बस इतना काम करना है और ये हमारे ग्राफीय विधि से हल आ चुके हैं, ठीक है ना। अब ये हमारे हल सही है या गलत है, ये हमको जांच करनी है, ये हमको क्वेश्चन के अनुसार ही करना है। देखिए लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या का योग कितना था, कितने भाग लिए थे 10 विद्यार्थियों ने भाग लिया था। तो इनको जोड़ के देख लो 3 और 7 10 ही है। दूसरी शर्त ये थी कि जो लड़कियों की संख्या है वो 4 अधिक है लड़कों की संख्या से। तो देख लीजिए आप लड़कियों की संख्या से आता है और लड़के 3 ही है, तो लड़की ज्यादा है ना 4। तो क्वेश्चन का अनुरूप सही है, तो हमारे आंसर सही है, ठीक है ना। अब मुझको उम्मीद है कि आपकी समझ में ये आ गया होगा भैया। इस क्वेश्चन का रिवीजन बहुत अच्छी तरीके से कर लेना। एक क्वेश्चन को समझाने में 1.25 घंटा लग चुका है, ठीक है ना। कितना लग चुका है 1.25 घंटा हो गया है, और इसको पूरे कंप्लीट कर लेना है, इसका रिवीजन करना है इस क्वेश्चन का। दूसरे क्वेश्चन को मैं नेक्स्ट वीडियो में लेकर के आ रहा हूं, ठीक है ना। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक व शेयर कर देना अपने साथियों में, ठीक है ना। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए ऑल द बेस्ट। और रेगुलर पढ़ना है आपको, रेगुलर पढ़ना है, तभी आप अपने सपनों को साकार कर पाओगे, ठीक है ना। तो पढ़ते रहना, मेहनत करते रहना और आगे बढ़ते रहना। ऑल द बेस्ट।